कैड की जो 3D है हमारी, वो ज्यादातर केसेस में प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए यूज में आती है। मतलब ये इसलिए बनाई जाती है ताकि आप क्लाइंट को दिखा सकें कि जी आपका जो प्रोडक्ट है जिसको हमने ड्राइंग की शक्ल में बनाया था, वो मॉडल होने के बाद या फिर बनने के बाद ऐसी दिखेगी। ठीक है, मैं ज़रा लिंक शेयर कर दूं, जो लोग ऑनलाइन है वो भी कनेक्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जो लोग अभी जिन्होंने ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है, तो वो मुझे पहले काइंडली कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन अगर आप लोगों को क्लियर आ रही है। सो फिर हम ये अपना सेशन जो है उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने उसको पॉज किया था लास्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नानी की आवाज़ तो आ रही है, स्क्रीन सही आ रही है? जी सर। बस ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, वो ड्राइंग्स का बता दिएगा, आपसे ड्राइंग्स का पूछा था मैंने। ड्राइंग से क्या बताना है? वो कहाँ पर है, मतलब किस फोल्डर में है? वो जो मैकेनिकल की ड्राइंग्स आप उस दिन दिखा रहे थे ना। अच्छा, वो मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा उसकी। सही है। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है। वालेकुम सलाम। सो यहाँ तक हमने लास्ट अपनी क्लास में मॉडल किया था ये। ठीक है, और इसमें अब फिक्चर्स अभी हमने नहीं लगाए थे, खिड़की दरवाजे, और इसके नीचे जो हमने स्टेप का प्लान किया था एलिवेशन में, वो ही इस्तेमाल हो जाएगा। मतलब इस्तेमाल से मुराद है कि वही डिटेल्स जो डायमेंशन हमने वहाँ पे इसको डिवाइड करके प्लान कर ली थी, वैज इट इज यूज में आ जाएगा। पहले स्टेज पे जो है वो हमारे पास फिक्चर्स की डिटेल हमें चाहिए कि फिक्चर्स मॉडल कैसे होते हैं। अच्छा, इसमें ना 3 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है आप एक डब्बा बनाओ, सिंपल बॉक्स बनाओ और उसके ऊपर तस्वीर चिपका दो। तस्वीर दरवाजे की, खिड़की की तस्वीर चिपका दी जाती है। ठीक है, यानी कि सिंपल इसको हम लोग कहते हैं मटेरियल के थ्रू प्रेजेंट कर देना किसी भी चीज को। अच्छा, दूसरा जो तरीकेकार होता है वही होता है कि आप बनी बनाए लाइब्रेरी उठा लें। यानी कि उसका मतलब ये है कि वो किसी ने बनाई होगी, किसी ने मेहनत की होगी, तो वो बनी हुई रखी हुई है और 3D में, और आप उनको यूज कर लो। तीसरा होता है कि आप खुद बनाएं। तो अब क्योंकि हम ट्रेनिंग में है ना, असल में तो ट्रेनिंग प्रोसेस में तो हमें सीखना पड़ रहा है चीजें बनाना, कि चीज बनती कैसा है। अब जो बनी बनाई है उसमें तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है, वो तो उठानी ही खाली आपने इम्पोर्ट करनी है। तो ये जो खिड़की है हमारी, खिड़कियां और दरवाजे जो है ना, ये बेसिकली व्यू हो रहे हैं या तो राइट साइड से या फ्रंट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो इनको बनाने का, इनको मॉडल करने का जो व्यू सेलेक्ट होगा ना, वो भी इनमें से कोई एक होगा। अब जैसे कि ये खिड़की ये सामने नजर आ रही है फ्रंट व्यू पोर्ट पर, तो मैंने फ्रंट पे जैसे ही क्लिक किया, मॉडल करने के यानी कि प्लान करने के लिए मुझे फ्रंट पे होना जरूरी है अभी आके। अच्छा, अब कंफ्यूजन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये शेड में है, जैसे ही आपने वायर फ्रेम पे क्लिक किया तो ये वायर्स में दिखना शुरू हो गया। तो अक्सर स्टूडेंट जो नए हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि जैसे ये रेक्टेंगल है और मैं इसको ऐसे कॉपी करके बाहर निकाल सकता हूँ। नहीं, ये रेक्टेंगल नहीं है, बल्कि ये एक सॉलिड दीवार में से एक जगह सब्ट्रैक्ट हुई हुई है, तो ये उसकी एजेस दिख रही हैं आपको। अच्छा, अब ये अवेलेबल स्पेस है खिड़की बनाने के लिए। मतलब आपको इसके अंदर अंदर खिड़की का फ्रेम बनाना है, फिर उसके पट बनाने हैं, फिर ग्लास को फिट करना है, ये सारे काम करने हैं जैसे रियल में होता है ना, वैसे ही करना पड़ेगा। कि आपको जितने फ्रेम होते हैं खिड़की में उतने बनाने पड़ेंगे अलग अलग करके। ठीक है ना, फिर ग्लास भी बनाना पड़ेगा। तो अब जो अवेलेबल स्पेस है उसके लिए मैंने REC रेक्टेंगल की कमांड लेके इसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ किया, पॉइंट से यहां तक। ठीक है, 3D स्नैप ऑन है वो मैंने बंद कर दिया F4 से। और इसी तरह से आपने नोटिस किया होगा कि UCS डिडक्शन अभी खुद ब खुद हो रही है, जो लास्ट टाइम हमने एक्टिवेट किया था ना, कि आप फेसेस को खुद ब खुद डिडक्ट करने लगेंगे। तो इसकी मुझे नीड नहीं है अभी, क्योंकि मैं पॉइंट्स कैच कर रहा हूँ। तो मैंने एक कमांड दी UCS D, लिख देंगे UCS डिटेक्ट, आ जाएगा। उसको आपने कर दिया 0, कि अभी मुझे इस फीचर की नीड नहीं है कि फेसेस को खुद ब खुद कैच करें। ये रेक्टेंगल जो हमने ड्रॉ किया था इसको हमने पिक करके बाहर ले गए कि इसके अंदर अंदर जो कुछ भी होगा इसके अंदर ही होगा काम।
तो सबसे पहली चीज है कि मैं ज्यादातर केसेस में खिड़कियों को दीवार में फिक्स नहीं करता, बल्कि मैं दीवार को पहले अंदर पंच करता हूँ। उसको कहते हैं डूबी हुई खिड़की अंदर, ये अंदर थोड़ी सी पंच हुई हुई है बाहर से देखने में। तो सबसे पहले जो है मैंने ऑफसेट किया है 3 इंचेस। ये आप चाहें पंच तो बना लें, अदरवाइज आप खिड़की बनाना स्टार्ट कर दें। वो हमने ऑलरेडी वहां सीखी, इसीलिए पूरी डिटेल के साथ सीखी थी कि हमने मेन फ्रेम भी ऑफसेट किया था, उसके अंदर का फ्रेम भी ऑफसेट किया था, ताकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो। अक्सर लोग ये नहीं करते, गलतियां करते हैं। वो 2D में डिटेल्स नहीं देते ना, जब तो 3D बनाते हैं, उनको डिटेल कैसे याद रहेंगी कि ये फ्रेम सारे बनने थे, फ्रेम के अंदर फ्रेम बनना होता है। तो वो अक्सर क्या कहते हैं, मेन फ्रेम को ही विंडो कंसिडर कर लेते हैं, बस ये विंडो है लकड़ी लगा के बीच में। तो अभी ये पंच है। अब जो जगह बची है वो अंदर वाला रेक्टेंगल है, क्योंकि ये जगह तो उसने ऑक्यूपाई कर ली पंच ने। अब आपने अंदर वाले रेक्टेंगल को, जो इनसाइड ऑफसेट हुआ हुआ, इसको मैंने बाहर कॉपी कर लिया कि अब इसके अंदर हम फ्रेमिंग शुरू करेंगे खिड़की के लिए। यहाँ पे आपने किया ऑफसेट 2 इंच। अब आपको ये आपकी याददाश्त है ना, ये वापस आना शुरू होगी एलिवेशन वाली। तो एलिवेशन में हमने ये हरकतें सीखी थी प्लान करते हुए। तो पहला फ्रेम ये था, देन उसके बाद एक्स फॉर एक्सप्लोजन को तोड़ दिया है, ठीक है। DIV फॉर डिवीजन, मुझे डिवाइड करना है इस लाइन को 4 बराबर हिस्सों में, और आप जो पॉइंट्स हैं उनको फॉर्मेट में जाके शो कर लें पॉइंट स्टाइल। नाउ एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की आपने ऊपर, इसको एक्सटेंड कर दिया है, ऑफसेट करेंगे 1 इंच। 1 इंच जाएगा राइट पे और 1 इंच होगा लेफ्ट पे। सो बीच की लाइन को मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाई थी। CO कॉपी। अब ये जो डॉट्स थे इनको भी डिलीट कर दिया। TR सिंगल एंटर। एक चीज याद रखिएगा, जब हम 2D पढ़ रहे थे ना, 2D में हमने इनको क्या ट्रिम नहीं किया था, ताकि ऐसे लगे कि हाँ जी लकड़ी जाके लगी है। बट यहाँ पे ये हरकत नहीं चलेगी, यहाँ पे पूरा एक लूप होना चाहिए। ये ट्रिम होंगे तो ये लूप बनेगा ना। अब फ्रेम दिख रहा है, अब ये ट्रिम नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं, ये जुड़ेंगे नहीं तो सॉलिड बनेंगे नहीं। सिंपल प्रोसेस है, जोड़ना जरूरी है, और जोड़ने के लिए लूप का होना जरूरी है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि इसके अंदर 5 लूप्स दिख रहे हैं मुझे। एक तो सबसे आउटर सबसे बड़ा वाला है, और 4 इसके अंदर लूप्स हैं। ये सारे रीजन्स बनेंगे। ये बन गया है हमारा मेन फ्रेम। ये जाके फिक्स हो जाता है चौखट, ठीक है ना, चौखट जो लगती है उसके अंदर फिक्स हो जाता है आगे ये। अच्छा, इसके बाद जो है ये जगह अब हमारे लिए बची है किस क्या चीज बनाने के लिए। ये खिड़की का पैनल है ये, जो कि रोटेट हो सकता है, जिसपे हिंजेस लगते हैं, जो ग्लास को कैरी किया होता है या खुद लकड़ी का होता है। आपने REC रेक्टेंगल दोबारा से रन किया और इसी के ऊपर ओवरलैप कर दिया। नाउ मूव तो क्लिक करेंगे और बाहर निकालेंगे। देन अगेन ऑफसेट 2 इंचेस। तो ये हो गया हमारा खिड़की का जो ग्लास को कैरी करता हुआ फ्रेम होता है, और जो अंदर जगह बची है वो हमारी ग्लास है। ग्लास सॉलिड होता है तो सिंगल लाइन में होगा, ये यहाँ पे इसके अंदर फिक्स होगा। ये पट जो है ये सारे 4 जगहों के ऊपर आप असेंबल करेंगे, जो कि रोटेट हो सकते हैं, और फिर पूरी की पूरी खिड़की की असेंबली जो है जाके पंच में लगेगी। अब इनको, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें टूटी हुई भी है ना, ब्रोकन है, आपने REG फॉर रीजन की कमांड देके रीजन कर दिया है। अच्छा, ज्यादातर देखें मैं आप अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। इनकी थिकनेस, मतलब इनको एक्सट्रूड कितना करना है। तो ग्लास को मैं एक्सट्रूड करता हूँ 1 इंच। वो बेवल अगर करनी हो तो मैं तो स्ट्रेट लेके आ रहा हूँ अभी। अगर बेवल करनी इसमें ये याद रखना, अगर बेवल करना है तो यहाँ ऑफसेट नहीं चलेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। वो लाइंस थी तो लाइंस के थ्रू आपने बेवल दिखा दिया था। यहाँ अगर आपका कुछ इरादा बन रहा है ना ऐसा करने का, इसकी एज बेवल करने का, वो बनेगा शेम्फर की कमांड से। जैसे फिलेट राउंड किया था लास्ट टाइम, ऐसे ही इनके एजेस को हम शेम्फर करेंगे तो बेवल बनेगा, ना कि सिर्फ रेक्टेंगल बनाने से बेवल बन जाएगा। यही तो चेंज है मामला 3D के अंदर। तो अब ये 1 इंच है, ये 2 इंच है, ये 3 इंच है, और ये है 14 इंचेस पंच। तो अब आप आइसोमेट्रिक पे आ जाओ। जो यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट है ये एक्स्ट्रा है कि नीड नहीं है, डिलीट कर दें इसे। इसको रखें क्योंकि ये हमारा टावर बनाने के काम में आएगा।
अच्छा, अब अगर देखो आप थोड़ी देर तक के लिए घर को नहीं देखना चाहते ना, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपने डेटा को जिस पे आप काम कर रहे हो उनको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके आइसोलेट मोड में चले जाएं। ये आइसोलेशन मोड होता है, ठीक है। इसमें जाने के बाद मैंने प्रेस इसमें दिया है EXT फॉर एक्सट्रूजन। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी जो थिकनेस है वो है 1 इंच, फ्रेम की थिकनेस जो है वो है 2 इंचेस, मेन फ्रेम की जो थिकनेस है वो है 3 इंचेस, और हमारा जो पंच है ये है 14 इंचेस का। अच्छा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप कोई एक शेप बना के और फिर ऑफसेट की कमांड चलाते हैं तो ये दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ये ऑटो सब्ट्रैक्ट नहीं होते, खुद से माइनस नहीं होते, सारे के सारे सॉलिड हैं। इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आउटर में से इनर को माइनस करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट की कमांड SU फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हमने ना सेट्स बना दिए, पहले सेट A फिर सेट B। तो सेट A में वो तमाम सॉलिड्स जिनमें से आप माइनस करना चाहते हैं, जो बड़ी वैल्यूज हैं, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके हमने एंटर कर दिया है। उसके बाद जो छोटे ऑब्जेक्ट्स थे जो इनमें से माइनस होने थे उन्हें सेलेक्ट कर लिया और फिर एंटर कर दिया। ये ग्लास, फ्रेम, फिर फ्रेम और ये फ्रेम, बट ये सारे के सारे एक एंटिटी यूनियन हो चुके हैं। तो हम इसको एडिट करेंगे, SOLIDE, सॉलिड एडिट। मसला ये बॉडी से रिलेटेड है, तो B फॉर बॉडी और P फॉर सेपरेट सॉलिड, ठीक है। असेंबल करने से पहले पहले इनको कलर दे दीजिएगा, और उसकी पीछे रीजन ये होती है कि फिर बिल्कुल ये मिक्स हो जाते हैं एक ही शेड में। तो आपने सिंपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिलेक्ट कलर, ये इसका मटेरियल नहीं है, ये जस्ट कलर है। मटेरियल का मतलब ये होता है जिसमें प्रॉपर बिहेवियर डिफाइन हुआ हो, जिसके अंदर रिफ्लेक्शंस हो, ग्लॉसिनेस हो, हाईलाइट ग्लॉसिनेस हो, ठीक है, जो बम्प हुआ हो या डिस्प्लेस हुआ हो, ग्रेन्स दिख लो, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। उसके अंदर बहुत कुछ डालना पड़ता है, ये जस्ट कलर है दिखाने के लिए कि थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ जाए, ठीक है। आपने यहां से लेना है वायर फ्रेम। क्वेश्चन, ये चौखट नहीं है RS, ये असल में पंच है। ये पंच खिड़की को अंदर डिबोने के लिए होता है। जब अब ये लगेगी तो आपको बेसिकली देख के ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा कि किसको किस पर्पस के लिए बनाया। तो मैंने आपको कहा भी था कि जो लोग खिड़की पंच नहीं करना चाहते, हर जगह पंच होती भी नहीं है, ज्यादातर नॉर्मल घरों के अंदर खिड़की वहीं लग जाती है, वो दीवार में डायरेक्ट चौखट के अंदर, ठीक है ना। तो हमने सिंपल क्या किया है कि चौखट से एक अंदर पंच बनाया है ताकि खिड़की हो थोड़ी सी बाहर से ऐसे फील हो, डेप्थ है इसके अंदर। डूबी हुई खिड़कियां कहते हैं वैसे से जब हम मार्केट में बात कर रहे होते हैं। तो यहां से मूव करेंगे ग्लास को, पीछे वाले एंड पॉइंट से इसको पिक करके हमारे फ्रेम के बैक एंड पॉइंट पर ड्रॉप करना है। फिर कमांड देनी है CO कॉपी। ये फ्रेम जो है वो आपने ड्रॉप कर दिया इस एंड पॉइंट पे, ठीक है। लाइंस बढ़ती जाएंगी, मैंने आपको कहा था कि थोड़े दिनों में आदत होगी इसकी। अच्छा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है कि आप खा लें उसके बाद जो है ये 3D की लाइनें क्लियर दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे तब आदत होती है इसकी। तो ये शेड में ऐसा नजर आएगा आपको। फ्रेम ये हटा दें, डिलीट कर दें, इसकी नीड नहीं है। अच्छा, अब जो लोग ऐसे दिखाना चाहते हैं ना, थोड़ी सी ओपन हुई भी हैं, इस तरह से कुछ दिखाना है, तो क्योंकि ये चीज जो रोटेट हो रही है ना, आप इसको ऊपर से पकड़ के रोटेट कर सकते हो तो ये घूमेगी सही। तो व्यू का चेंज करना जरूरी है। अभी हमारा जो व्यू सेट हुआ है वो हुआ है फ्रंट। तो फ्रंट अगर आप अभी विजुअलाइज करोगे तो आपका हाथ ऐसे सामने स्क्रीन पे जा सकता है, इसको ऐसे सामने से पकड़ सकता है इस तरह से, और ये ऊपर से नीचे ऐसे घूम सकती है जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको टॉप से आके पकड़ूंगा तो ये कैसे घूमेगी, ये यहाँ से इधर जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे। तो अभी जो व्यू बन रहा है उसको घुमाने के लिए वो बन रहा है टॉप व्यू पोर्ट। इसमें भी अगेन मैं आपको दोबारा समझा दूं कि गलती के जो चांसेस है ना वो 2 हैं। तीसरी बार आप गलती कर नहीं सकते क्योंकि 3 व्यू यूज हो रहे हैं ना, टॉप, लेफ्ट और फ्रंट। अगर एक बार आपने गलती से फ्रंट ले लिया, ठीक है जी, आप बैक कर लोगे, अनडू कर लोगे। आपने फिर गलती से लेफ्ट ले लिया, फिर आप अनडू कर लोगे। तीसरी बार तो बचेगा ही टॉप।
तो मैंने कहा तीसरी बार भी कोई गलती करेगा तो उसको तो वो तो शक्तियां लगे उसकी, तो उसको तो पकड़ के लाना पड़ेगा, वो तो थॉनस है इतनी गलतियां करने के बाद। इसमें टॉप व्यू पोर्ट पे आप आ जाओ और RO फॉर रोटेशन। ये पूरा का पूरा मैंने फ्रेम और ग्लास सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया है और इसका मरकज बना दिया ये, यानी कि जहां पे हिंजेस लगे हुए होते हैं। और ऑर्थो को मैंने बंद कर दिया, रीजन ये कि ऑर्थो फिर ये कि 90 के हिसाब से चलेगा। शिफ्ट प्रेस करके रखना है और व्हील को प्रेस करना है तो ये ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री ऑर्बिट में। ठीक है, अब ये है कि अभी एयर क्वालिटी इतनी अच्छी तो है नहीं कराची की, तो इसलिए हम खिड़की बंद रखते हैं, बहुत डस्ट है आजकल। तो ये आ गया। अब मूव, ये हमारा फ्रेम बैक एंड पॉइंट से पिक करना है और इसको बैक पे ड्रॉप कर देना है, ये पंच के साथ है। नाउ CO कॉपी, आगे वाले पॉइंट से पिक करना है इसे और खिड़ उसके सॉरी अभी तो हमें आइसोलेशन मोड में देना, उससे बाहर भी आना पड़ेगा, अब दीवारें चाहिए हमें वापस से, तो आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, ताकि आपकी प्रोडक्ट वापस आ जाए। ऑर्थो को मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया क्योंकि देखिए मैं पॉइंट से पॉइंट अलाइन कर रहा हूँ, डिस्टेंस पे तो मैं मूव नहीं कर रहा। तो CO कॉपी, इस पॉइंट से इसको पिक किया तो पहला ड्रॉप होगा वॉल का पीछे वाला पॉइंट, आगे वाला मत लीजिएगा, पंच का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, पीछे। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी इसके पीछे वाले एंड पॉइंट पे और टॉप पे भी। ठीक है, अच्छा अब सिर्फ और सिर्फ जो है ना वॉल्स को सिलेक्ट कर लो आप, ये दोनों वॉल और खिड़की, बाकी सब छोड़ दें और राइट क्लिक करके आइसोलेट कर लें, ताकि आपके लिए इसको व्यू करना इजी हो जाए, वरना मुश्किल हो जाएगा। RO फॉर रोटेशन, तो इस बार खिड़की की जो डायरेक्शन है वो फ्रंट से घुमा के कहाँ लानी है, राइट की तरफ। तो आपने रोटेशन टूल को इस्तेमाल किया, इसका ये मरकज बनाया, यानी कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये बनेगा। अब रोटेट मुझे बिल्कुल करना है 90 के हिसाब से। ठीक है, अब जिन लोगों को देखें डिग्रीज का आइडिया है उस हिसाब से इसको घूमना है -90 पे, जिनको नहीं है तो वो ट्राई करें, वो एक बार गलती होगी, वो ट्राई करके सीख लें। अदरवाइज आप यहाँ से ऑर्थो पे क्लिक कर लें तो वो स्क्रीन पे ही आपकी बताई हुई डायरेक्शन जो माउस से आप इसको डिफाइन करें उसको फॉलो करेगा। CO कॉपी। अच्छा, अब अगर उस साइड से देखना है, अभी हम बैठे हैं साउथ वेस्ट की तरफ, जिससे हमें लेफ्ट दिख रहा है, फ्रंट दिख रहा है, टॉप दिख रहा है। अब आप चाहते हैं नहीं सर मैं राइट से ही जाके व्यू करूंगा, तो फिर मैंने व्यू चेंज कर दिया है साउथ ईस्ट। अब मैं साउथ ईस्ट पे कहाँ पे आके बैठ गया हूँ, मैं राइट हैंड साइड के कॉर्नर से देख रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट, सिर्फ देख रहा हूँ, मेरा हाथ अभी भी टॉप के हिसाब से काम कर रहा है, चीजें टॉप के हिसाब से ही ड्रॉ होंगी, एक्सट्रूड ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ हमारी बॉडी यहाँ से उठ के इधर आके बैठ गई है। CO कॉपी, इसका ये एंड पॉइंट है और इसको ड्रॉप करना है, एक कॉपी यहाँ पे है। ठीक है, आइसोलेशन मोड का काम खत्म हो चुका है, तो आपने राइट क्लिक करना है, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। तो इसकी देखिए यहाँ से जब मैंने व्यू किया है तो इसकी अलाइनमेंट आगे पीछे है। सो मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका ये वाला एंड यहाँ लाइन होगा। भाई वैसे तो खैर जैसे ही आप 3D शेड्स में आएंगे ना तो वो वैसे ही पता चल जाता है गलत है सही लगा भाई आगे। ठीक है, अब बारी दरवाजे और वेंटिलेटर की भी है। अच्छा, दरवाजे हम ज़्यादा कोई डिटेल शेडेल में नहीं बनाते, उसकी रीज़न होती है ये, वैसे तो खैर खिड़की भी नहीं बनाते, वो रिपीट हो जाती है, बस टाइम उसमें लगता है दोबारा दोबारा सा। हमारे पास होनी चाहिए इस तरह से ये इमेजेस के कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं।
ये पूरी 3D डिटेल के साथ भी आ सकती है तस्वीर। मतलब हम तस्वीर ही अगर चिपका भी देना, मैक्स के अंदर मटेरियल बहुत ज़्यादा डिटेल में, वहाँ पे आप मटेरियल के थ्रू ही ग्रास बना सकते हैं, जो कि नॉर्मल बाकी सॉफ्टवेयर में पॉसिबल नहीं होता है। आप वहाँ पे कारपेट बना सकते हैं मटेरियल से, बिना मॉडल किए। आप पानी बना सकते हैं, जैसे कि वो दिखता है वो भी मटेरियल ही है, ठीक है। तो अब जैसे पहाड़ों का जो माउंटेन्स की सरफेसेस, माउंटेन्स का इस तरह से ऊपर उठना, में डेप्थ आना, इरेगुलरिटी आना, ये नॉर्मली देखने में ऐसा लग रहा होता है ये 3D मॉडल हुआ हुआ है, बट एक्चुअल में मैक्स उसको अपने मटेरियल से ही बना देता है। उसकी डिटेल, मटेरियल में इतनी डिटेल्स हैं, बारीकियां बहुत हैं उसमें। तो अब जैसे दरवाजा है, आपको इमेज की शक्ल में दिख रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी थोड़ी सी लकड़ी बाहर आ जाएगी और ये डिटेल्स ऐसे स्लोप में हो जाएंगी। ये बनाना पड़ता है ना, वैसे तो मॉडल करना पड़ता है, बट मैक्स में मॉडल भी कर सकते हो और यही सारी डिटेल मटेरियल भी निकाल सकता है, थ्री डायमेंशन फॉर्म में निकाल देता है वो। सो अब दरवाजे पे इसीलिए जो अगर मॉडल करने का मूड है आपका, तो फिर एक बार मॉडल कर लेते हैं। फ्रंट साइड पे आते हैं, REC फॉर रेक्टेंगल। तो ये स्पेस हमें दिया गया है दरवाज़ा बनाने के लिए, फिर मैंने अगेन रेक्टेंगल लिया और ये स्पेस दिया गया हमें वेंटिलेटर बनाने के लिए, और दोनों शेप्स को आपने बाहर निकाल दिया। अच्छा, अब दरवाजे के लिए पहला जो है वो चौखट है, जो कि 3 इंच का है। अच्छा, नॉर्मली ये होता कितना है, 1.5 से 1.25 और 2। ये मैं 3 इंच क्यों ले रहा हूँ? कुछ चीज़ें आपको पता है मैं ज़्यादा साइज एग्जैजरेट करके यूज़ कर रहा होता हूँ। मैं ग्रूव्स कभी भी 1.25 इंच के नहीं बनाता, मैं 2 इंच के बनाता हूँ ग्रूव्स। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम असल में मुकाबला कर रहे होते हैं ह्यूमन आई का नॉर्मल कैमरा से। जब आप कोई चीज़ रेंडर कर रहे होते हैं ना, देखें वो हमारे कंट्रोल में होता है कि उसकी रेजोल्यूशन आप क्या रख रहे हो, जो कि नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा लोग 1080 इस्तेमाल करते हैं। अब 1080 का मुकाबला हो रहा है किससे? 520 मेगापिक्सल स्फेरिकल वाइड एंगल, जो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकता है लेंस आपका ह्यूमन आई। आप उससे मुकाबला करो कि जो हम बहुत दूर से भी ना दीवार में कहीं पे डेप्थ, कहीं पे जरा सी कोई चीज ना फॉर्मेका और लकड़ी में गैप आ रहा होता है, उसमें शेडो दिख रहा होता है, हमारी आंख पकड़ लेती है। और वही सेम चीज इसी डिस्टेंस से अगर आप एक कैमरा से खींचेंगे, वो क्या हो जाएगा? पिक्सेलेट हो जाता है, वो डिटेल नहीं आती है। सो ये चीज याद रखिएगा कि जब आप कोई कैमरा इंसर्ट करते हैं ना किसी भी 3D इन्वायरमेंट में, वो लगभग दूर होता है 40 से 50 फीट दूर, उसका वाइड एंगल नहीं होता है। ये हमारी आई है जो देख सकती है ऐसी चीजें कि आप सामने देख रहे हो ना, बिल्कुल फ्रंट पे देख रहे हो, तो बिल्कुल क्लियर 0 से लेके ना 180 तक आपको दिखता ही है। बट दिखता क्लियर कहाँ से? 30 से 150 डिग्री हमारा लेंस ऐसे होता है, ये जो हमें क्लियर नजर आ रहा है, ये कैमरा के अंदर नहीं हो पा रहा होता। इसीलिए वो देखा आपने लेंसेज यूज करते हैं 28mm के, 50mm लेंसेज और 75mm लेंसेज, वो इन पर्पसेस के लिए होता है। नॉर्मल कैमरे का लेंस नहीं कर पाता काम है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कभी जब आप बिल्कुल ओरिजिनल साइजेस के ऊपर चीजें बनाते हैं ना, और फिर उसको 50 फीट दूर खड़े होकर देखेंगे तो वो नजर ही नहीं आ रही होती है। तो हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को ना 3D में कहते हैं 1.5, यानी 1.5 स्केल। चीजों को थोड़ा सा बड़ा करके बनाए। अब इसमें हर चीज बड़ी नहीं होती है, घर नहीं बड़ा कर देते पूरा, ठीक है। इंटीरियर के अंदर भी हम ये हरकत करते हैं। अगर कभी क्लाइंट कहता है कि नहीं जी मुझे तो नहीं चाहिए वाइड एंगल लेंस, नॉर्मली वाइड एंगल लेंस से ही पॉसिबल होता है कि किसी छोटी जगह को आप कैप्चर कर सको कैमरे में ना। आपने नोटिस किया होगा अक्सर कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ गए ना ऐसे चौड़ाई में, विड्थ में, तो कैमरे में अगर वो जो फोटोग्राफर होता है ना उसके पीछे वॉल आ जाती है ना, तो वो कैप्चर नहीं कर पा रहा होता उसको, उन सबको एक साथ। तो वो क्या करता है, फिर वाइड एंगल लेंस लगाता है। अब वाइड एंगल से जो लोग सामने होते हैं ना उन पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन किन पे असर पड़ता है? राइट वाली वॉल और लेफ्ट वाली वॉल, ये स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाती हैं वाइड एंगल लेंस की वजह से। ये यहाँ पे भी होता है। तो हम करते क्या है, अगर क्लाइंट इस चीज पे एग्री नहीं कर रहा होता ना कि नहीं जी मेरे तो सोफे ऐसे स्ट्रेच हुए हुए दिख रहे हैं 3D व्यू के अंदर, तो हम क्या करते हैं, अपनी वॉल सरका देते हैं। उसको वॉल तो नजर नहीं आ रही थी ना, तो मैं वॉल पीछे धक्का देके ना, अगर 10 फीट का कमरा था ना तो उस वॉल को 5 फीट और पीछे धक्का देता हूँ, तो मुझे जगह मिल जाती है पीछे आने की। मैं बिना वाइड एंगल लेंस इस्तेमाल किए जब पीछे चले जाता हूँ तो वो सारे के सारे मेरी लेंस रेंज में आ जाता है। ये ट्रिक होती है कैप्चर करने के लिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे पहले मैंने एक्सप्लोर किया इसे, और नीचे की जो लाइन थी उनको डिलीट कर दिया। EX यानी कि एक्सटेंड की कमांड है ये, और शिफ्ट प्रेस करके को ट्रिम कर दिया। तो ये तो हो गई हमारी चौखट।
अब जो जगह अवेलेबल है ये हमारा है डोर के लिए, जिसको आप मूव करेंगे यहाँ से बाहर। अच्छा, अब अगर जो लोग तस्वीर इस्तेमाल करें उनके लिए इनफ है, वो फर्दर और कुछ ना करें। जो नहीं इस्तेमाल कर रहे तस्वीर तो वो फिर मॉडल कर लें, ऑफसेट कर लें। यहाँ पे 3 इंच कम है, ये 6 इंचेस इट्स फाइन, ठीक है। और एक्सप्लोड DIV फॉर डिवीजन, और 3 बार लगानी है तो 4 हिस्से हो गए। सो लाइन, एक लाइन यहाँ पे मार्क कर दिया आपने। एक्सटेंड, अब इसकी थिकनेस कितनी है 1.5, ठीक है, ज्यादा है। ऑफसेट 1 इंच, तो ये 2 इंच की ये बार आ गई बीच में। और फिर आपने बीच की लाइन हटा दें रेफरेंस से खाली। CO कॉपी, इन दोनों बार्स को आपने पिक करना है। T, ये पॉइंट्स का काम खत्म हो चुका है। ट्रिम, ये क्लियर करना पड़ेगी जगह आपको। okay. देखें, ये जो बॉक्सेस अभी इसके साथ रखे हुए ना, ये इस्तेमाल होंगे सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो दरवाजा हो जाएगा ऐसे खाली। तो अब भरने के लिए भी इनकी क्या चाहिए होती है, कॉपी। जैसे मैंने ग्लास के साथ किया था ना, ग्लास के फ्रेम के अंदर वाला जो रेक्टेंगल था एग्जैक्टली उसी साइज का ग्लास था, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट करता है और उसी साइज का दूसरा जो रखा हुआ था वो वापस आके उसके अंदर फिट होता है। तो मैंने C पहले तो खैर रीजन बना लेने के जी इनको ज्वाइन करना है, CO कॉपी, आइसोमेट्रिक, सो EXT, पहले तो हमारी जो चौखट है उसका साइज है 6 इंचेस। हमारे जो डोर का मेन फ्रेम है उसका साइज जो है वो है 2 इंच। इसके अंदर जो आपने ग्लास लगाना है या जो भी कुछ लगाना है उनका जो साइज है वो है 0.75 डेप्थ जनरेट करने के लिए। नाउ SU फॉर सब्ट्रैक्शन, आउटर सॉलिड में से माइनस कर दिया है इनर को, ठीक है। अब ये पीसेस में ये 1 2 3 ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपने कहा कि UNI फॉर यूनियन, ताकि ये एक हो जाए। कल को इनकी मूवमेंट भी सिंगल, सिलेक्शन सिंगल हो रही होगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी इसको अलाइन करने में। और देन हमारा जो फ्रेम है उसका कलर, चौखट का कलर मूव, तो पीछे वाले या मिड पॉइंट से इसको पिक करके आपने इसके मिड पर ड्रॉप कर दिया तो बैलेंस हो जाएगा, बस आगे पीछे। मूव अगेन, ठीक है, इस पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया तो ये नजर आएगा कुछ इस तरह से। बल्कि इवन इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे मटेरियल में मौजूद भी होगी। आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, मतलब रेफरेंस के लिए कोई भी तस्वीर उठा लें और फिर वो प्रोडक्ट मॉडल कर लो आप। ये सो आइसोमेट्रिक, CO कॉपी, 2 दरवाजे जो हैं वो फ्रंट से हैं, एक हमारा ये जो टेरेस की तरफ आ रहा है इसका, और एक जो हमारा नीचे वॉल में दरवाजा प्लेस हुआ है इसका, ठीक है। जो दूसरा दरवाजा है वो है बेसिकली राइट फेस की तरफ है वो। तो अब राइट फेस की अलाइनमेंट के लिए मैंने क्या किया, पिक इसको मैंने कहाँ से किया है, नहीं खुला हुआ नहीं, चौकड़ी भी साथ में खुली होगी ना, ये मसला है। चौकड़ी खुली होगी तो फिर वो बंद नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ, फिर रोटेट करके लगाता हूँ इसे। यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया इसे। नाउ व्यू चेंज करेंगे टॉप। अब देखो, अगर इनकेस हम फ्रंट में, मान लें गलती कर लेते हैं, फ्रंट में RO फॉर रोटेशन, अब यही मैंने पॉइंट डिफाइन किया तो फ्रंट पे चीजें ऐसे घूमती हैं। मैंने कहा था गलती करके देख लें, पर आप व्यूज की एक बार फ्रंट पे बैठी हैं, एक बार लेफ्ट पे, आगे तीसरी गलती हो नहीं सकती, वो टॉप बचेगा खाली आपके पास। तो अब ये वैसे इसने रोटेट टॉप से ही होना था। RO फॉर रोटेशन, ये इसका बेस पॉइंट है,
साउथ ईस्ट। हैंडल भी बनाऊं? अच्छा, मजे आ रहे हैं। मुझे तुमने क्या समझा हुआ, कारपेंटर समझा हुआ? हैंडल हमें इंसर्ट कर देते हैं तस्वीर के थ्रू जो है, ठीक है। बनेगा मॉडल से ही, कुछ चीजें आपने भी बनानी है, नहीं बने तो फिर मैं बना दूंगा। मतलब आप ये टेक्निक है, आप इसमें एक चीज नोटिस नहीं कर रहे कि सारी चीजें बनाने के लिए प्लान और एक्सट्रूड, प्लान और एक्सट्रूड, प्लान एक्सट्रूड, यही चल रहा है ना। तो अब हमें सीखना है, इसको मूवी की तरह नहीं देखना है। मूवी देखने में मजा आ रहा था, लेकिन अगर मूवी बनाने बैठे फिर क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी ना काफी। तो हमें बनानी है, देखनी नहीं है इसको मूवी की तरह। तो ये तो मैं तो खैर अभी इवन ये मूड में भी नहीं था बनाने के, यूं नहीं था मूड में कि आप बनाए। जिस चीज में कोई नई टेक्निक होगी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि चलो भाई ये चीज नई सीख लेंगे, टाइम बार बार एक चीज पे ना लगे। लेकिन ये कि इन अब पूरे इस घर को मॉडल करने में ना और कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि यहाँ एक्सट्रूड ही चलेगा। कुछ जगहों के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे प्रेस पुल की कमांड जो है। अच्छा, अब प्रेस पुल का देखें चक्कर ये है, वैसे वो बहुत ईजी है, बहुत मजे की कमांड है वो, लेकिन जब आप डिटेल की तरफ जाते हैं ना, बारीकियों की तरफ जाते हैं, यही पूरा का पूरा 3D मॉडल जो है ना, इसने बाद में स्टूडियो मैक्स पे भी जाना, ये ध्यान में रखेगा। आपने चीजें ऐसे भेजनी कि अगले बंदे के काम की हो, ना कि वो फिर ये सोचे यार कि जो आपने भेजा हो मेरे किसी काम का नहीं, मुझे दोबारा बैठ के बनाना पड़ गया सब कुछ। ये हमें, क्योंकि अब हम कैड पे भी काम कर रहे होंगे, हम स्केचअप पे भी कर रहे होंगे, हम मैक्स पे भी कर रहे होंगे, तो इन ऐसा यूजर जिसको तीनों आते हैं ना, या चारों, जो लोग रेविट पे भी काम कर रहे हैं, जो लोमियन पे भी काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर जल्दी डिसाइड कर लेते हैं। उनको एरर्स भी पता होते हैं सॉफ्टवेयर के, कि कौन से सॉफ्टवेयर किस डेटा पे कैसे एरर देते हैं, बहुत बारीक बारीक होते हैं। कुछ तो ऐसे डेटाज हैं कि आप जब शिफ्ट करेंगे ना 4D सिनेमा पे, ब्लेंडर पे, मैक्स पे, माया पे, उनके फेसेस जो होते हैं उनको कहते हैं नॉर्मल्स। नॉर्मल्स बेसिकली कहलाते हैं जिनसे लाइट टकरा के अंदर ना जा सके, वहीं रुक जाए। वो उन आगे पीछे दोनों को नॉर्मल से हटा देता है, वो दिखते सॉलिड हैं, शीशे बन जाते हैं। तो वहां आप लाइट नहीं भी लगाओगे ना, और इंटीरियर के अंदर बैठे हुए ना, ऐसा लग रहा होगा कि पूरा सूरज अंदर आ गया, और उसका कोई हल ही नहीं होता है उस डेटा का, क्योंकि वो डेटा माइग्रेशन में करप्शन की वजह से मसला आते हैं, इतनी बारीकियां हैं उसमें। सो अभी जो है, एक तो ये हमने कर दिया है वेंटिलेटर्स के लिए, मैंने ऑफसेट किया है 1.5 इंचेस इसके फ्रेम के लिए। फिर CO कॉपी, ऑफसेट अगेन 1.5। अगर डिटेलिंग की देखिए बात करें, बिल्कुल ब्लाइंड की तरह बनाना है, वैसे तो नीड नहीं, मैक्स में हम ये सब डिलीट कर देंगे जाके, मजे की बात ये सब हम बना रहे हैं डिलीट हो जाएगा यहाँ के, क्यों हो जाएगा, ताकि हम मैक्स की चीजें भी पढ़ सके ना। वहां पे सब कुछ बना हुआ है, सारे वेंटिलेटर्स की 3D, स्टेयर केसेस की 3D, डोर्स की, रेलिंग्स की, ठीक है ना, ये सब वहां बनी हुई है ऑलरेडी, तो वो भी पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे इसलिए मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा, फिर अगेन वही चीज रिपीट होगी, वक्त ज्यादा लगेगा। तो मैंने सिंपल ये किया है, को एक्सप्लोर किया, CO कॉपी, और मैनुअली मैंने यहाँ पे सिंपली ये फ्रेम्स बना दिए हैं, ऐसा ट्रिम, REG रीजन, CO कॉपी, अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी सॉलिड एक्सट्रूड होंगे। EXE फॉर एक्सट्रूजन हमारा, लाइक इसको कंसीडर कर लें, चलें जी ग्लास है ये, बस होता नहीं, खाली होती है जगह ये। अभी मैं खैर इसको ऐसे ही बना रहा हूँ। तो 1 इंचेस, इसको एक्सट्रूड कर दिया हमने 2 इंचेस, और इनको एक्सट्रूड कर दिया है 3 इंचेस। सामने से ही कर दिया, जब आप आइसोमेट्रिक पे देखोगे तो ये सॉलिड ही नजर आएंगे, ठीक है। UNI फॉर यूनियन, इनको जुड़ना चाहिए। SU फॉर सब्ट्रैक्ट, इस सॉलिड में से इन सब को सिवाय शिफ्ट प्रेस करके इसे छोड़ दे। इसी तरह से आउटर सॉलिड में से इनर को माइनस कर दिया, तो ये होंगे मामला, ठीक है। तो कलर, अब जो लोग यहीं पे कलर वगैरह सेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको से एक फायदा बहुत मिलता है कि उनको थीम समझ में आनी शुरू हो जाती है।
उस टाइम वो कंफ्यूज नहीं हो रहे थे कि कहाँ पे मटेरियल कौन सा लगाए ना। तो थोड़ा सा ये कि यहाँ पे भी आप कलर लगा लोगे तो अच्छी बात ही है सर। मूव बैक, एंड पॉइंट से इसको आपने अलाइन कर दिया इसके पीछे। नाउ मूव अगेन, ये कंफर्म नहीं है अभी, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। वहीं पर ही ना मिड भी था, उसी जगह जहाँ पे पीछे वाली एज का एंड है वहीं ऊपर वाली का मिड भी था। मुझे, मैं 100% श्योर था उसने मिड ही कैच किया था, क्योंकि लास्ट में मिड दिखा था आखिरी बार। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको ऊपर के बजाय नीचे वाले पॉइंट पर लाइन करें। ठीक है ना, मूव अगेन। अब फिक्चर्स तो खैर हमने लगा दिए हैं। चलें जी, अब जरा प्लान कर लेते हैं कि जो प्लांटर्स के लिए हमने सोच के रखा हुआ था मामला, उसके लिए क्या किया जाए। देखिए, प्लांटर्स के लिए हमने ये चीज सोची थी कि ये वाली जो सरफेस है ना, ये सरफेस निकल के यहाँ से बाहर आ जाए लगभग कोई 8 फीट, क्योंकि 6 फीट की ये जगह है। ठीक है, ये 6 फीट की जगह है और 2 फीट मैं लाना चाहता हूँ बाहर प्लांटर्स को रखने के लिए। तो अब इस काम के लिए बजाय इसके मैं एक्सट्रूड का इस्तेमाल करूं, यहाँ पे हमने कमांड रन की है प्रेस पुल की। ठीक है, इसका फायदा क्या है कि मुझे 2D का शेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 3D अवेलेबल है, जो 3D आपको दिख रही है, ये उसी के फेसेस को ग्रिप कर सकती है। ये जो अवेलेबल 3D थी उसी के फेस को उसने ग्रिप कर लिया। बाहर कितना लाना था? 8 फीट। ठीक है, ये वाला जो फेस है इसका, आप नोटिस कर होंगे यहाँ पे कि ये पूरा फेस नहीं करना है मुझे अंदर, मुझे सिर्फ इसकी ये जगह 6 इंच अंदर करनी थी अभी। अगर वायर फ्रेम पे अगर हम काम करें इसके 3D वायर फ्रेम में, अब जिन लोगों को थोड़ी भी आदत है तो वो तो खैर ये कि देख के कर ही लेते हैं। आपको अगर नहीं है तो आप ये कि एजेस वाला ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें एजेस दिख रही हैं। किसी भी फेस को अगर डिवाइड करना है आपको, कहाँ पे? प्रेस पुल के अंदर, तो लाइन की कमांड लेके आप सिंपल वहां पे लाइन ड्रॉ कर दिया करें, यहां से यहां पे लाइन। प्रेस पुल, तो ये इसको ट्रीट करता है इस तरह से, देखें डिवाइड हो गया, सिर्फ लाइन लगाने से ये ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो मैंने कहा जी जाना कहाँ पर, मैंने क्या इस तरह, इज इट पॉसिबल कि मैं यहाँ पे इसको -6 कर दूं, ये अंदर चला गया। रीजन क्या था अंदर भेजने का? रीजन बेसिकली ये था कि मुझे ये वाला फेस चाहिए था, यहाँ से मुझे फेस रिक्वायर्ड है और ये यहाँ तक चाहिए आगे तक, क्योंकि ये प्लांटर्स के लिए मुझे अलग बनाना था। अभी पता चल जाएगा क्यों। ऊपर भी निकालना है ना इसे बाहर, तो 8 फीट 6 इंच यहाँ पे आना है इसने। मतलब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, हाँ एक मसला है। प्रॉब्लम ये है कि प्रेस पुल से जब मैं काम कर रहा हूँ ना, तो वो मर्ज भी करता है। जो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हर चीज बन जाए। कुछ चीजें इजी हैं वो तो बन रही हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं बन पा रही हैं, उनको अलग ही रखना पड़ेगा हमें। ये काम, ये वाला, ये वाला हिस्सा ना, ये काम नहीं करेगा अभी। ये रोकना पड़ेगा आपको। ये सॉलिड लाइन, ये काम इसने बहुत इजी कर दिया, ये ठीक है, मेरे लिए यूजफुल है। प्रेसफुल, ये फेज -6 यहां तक कटना था, ये ट्रू है। इसके बाद का जो काम है ना, वो मुझे ट्रेस करना पड़ेगा प्लांटर्स के लिए। यहां पे भी लाइन की कमांड लगा के जितना काम जो है प्रेसफुल मेरे लिए आसान कर सकता है वो मैं बिल्कुल करूंगा। कि यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है 6 इंचेस की, ठीक है, और प्रेसफुल कि ये जो फेज हमें दिख रहा है सामने, इसको 2 फीट बाहर निकालना था, ठीक है, और यहां से 6 इंच कम करना था। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं कम? देखिए, जब आप इसके ना बॉर्डर्स बनाओगे ना, इसके बॉर्डर्स बनेंगे, उसके अंदर गमले पॉट्स रखे जाएंगे प्लांटर्स के लिए, ठीक है। तो अब वो जो बॉर्डर होगी ना, जब मैं अभी ट्रेस करके ऑफसेट करूंगा बाहर, तो आप नोटिस करेंगे कि वो ये वाली जो जगह होगी ना आपकी,
ये वाला जो स्पेस होगा वो हवा में आ जाएगा, वो जो 6 इंच होगी वो दीवार कहाँ जाएगी, वो हवा में निकल के बाहर आ जाएगी। अच्छा आप लोग जो ऑनलाइन है काइंडली 10 सेकेंड्स में इसको रिकनेक्ट कर लें ताकि हम इसको यहीं से कंटिन्यू कर सकें।